हेलो नमस्कार एंड सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। फिजिक्स बाय आशीष सर में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आइए खोते हैं एक नई फिजिक्स में, एक नई तरीके के एहसास में, एक नई तरीके की एनर्जी में। कोच नगर के लिए जो आज ये काम करने का अवसर मुझे मिला है, विद्यार्थियों का प्रेम और स्नेह जो मिला है, उसमें मैं सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इस तरीके का जो काम एज अ टीचर मुझे मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है कि बच्चों के लिए अच्छा करना एक टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा काम होता है। और वो काम मैं इस मंच के माध्यम से आज कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट, आपका एहसास इस तरीके से मिलता रहे। चलिए, चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, तो चाहता हूँ कि बहुत बेटर देने का कोशिश करूंगा, बहुत बेटर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए जिनका पेपर साइंस का 27 तारीख को है और उन्हें रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। अगर इस तरीके की कोई बातें उनके दिमाग में क्लिक कर रही हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ हैं आशीष भैया, जो फिजिक्स को बनाएंगे एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत अलग अंदाज में आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो 6 वीडियोस आपके सामने आएंगे कक्षा 10th में, फिजिक्स के पोर्शन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इन वीडियोस को देख लेते हैं देन आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम बात करते हैं आपका पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये संपूर्ण रिवीजन सीरीज आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए विशेषकर मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। और इनमें वही टॉपिक्स आपके लिए सामने आए हैं, बस इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। देन देखना, इन्हीं में से आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जब पेपर आएगा जब साइंस का, तो मैं आपसे कहता हूँ जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि देखिए ये टॉपिक्स यहाँ से आए थे। तो विश्वास रखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक्स आता है प्रकाश, दूसरे पे बात करेंगे प्रकाश के गुण क्या हैं। तीसरा टॉपिक्स आपके सामने निकल के आता है प्रकाश का परावर्तन, इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक निकल के आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से, चाहे वो मल्टीप्लाई चॉइस में हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में हो, कहीं से ना कहीं से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं सामने लिखे हुए हैं। प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनने के नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित है आपको मिलेगा। इसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक है, अवतल एंड उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अगर वस्तु कहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। इस तरीके की जो स्थितियाँ हैं अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, ये निश्चित आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। मैं इस पर भी आज चर्चा करूंगा। नेक्स्ट जो 9th टॉपिक्स आपके सामने निकल के आता है वो है अवतल दर्पण के उपयोग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। सेम इसका अपोजिट उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, ये भी बातें करेंगे। साथ में एफ और आर में संबंध, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल मिले, चाहे वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिले, चाहे एफ और आर में संबंध पूछे, निश्चित आपको देखने को मिलेगा। सेम एफ वी यू में भी आपको संबंध मिलेगा, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा निश्चित ही। साथ में रेखीय आवर्धन, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकता है। थ्योरीज भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये क्या होता है। संयुग्मी फोकस भी आपसे पूछ सकते हैं वो। इस तरीके से हम आपसे जो इन पर इंपॉर्टेंट साइन लिखे हैं, जो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट साइन लगा है, वो देखना, आपके एग्जाम में रखा हुआ एज इट इज देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं प्रकाश की। चलो, प्रकाश के जानने से पहले, चूंकि फिजिक्स है, इंटरेस्ट है और इसको हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, तो ये फिजिक्स निश्चित ही बहुत अच्छी, बहुत कारगर सिद्ध होगी। प्रकाश की बात करते हैं। सुबह सो के उठे आप, मान लीजिए चिंटू है, कौन है, चिंटू सुबह सो के उठे, ये रहे चिंटू सुबह सो के उठे, सोकर उठे, इनके कमरे की लाइट थी बंद, इन्होंने आंखें खोली, इन्होंने सोचा शायद सुबह नहीं हुई अभी। जैसे ही मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी आके जो कमरे की लाइट थी उसको करती हैं ऑन। जैसे ही ऑन करती हैं, चिंटू की आंखों में प्रकाश पड़ता है और सारी चीजें चिंटू के आसपास की सब उन्हें दिखाई देने लगती हैं। अर्थात चिंटू का दिमाग क्लिक करता है कि सर मेरे पास पहले भी आंखें थी जब मैं सोकर उठा था, यानी कि लाइट नहीं जल रही थी, और मम्मी ने लाइट चालू की
तब भी हमारे पास आंखें थी, लेकिन पहली स्थिति में मुझे चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन दूसरी स्थिति में हमें चीजें सारी प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगी। अर्थात प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें क्या होता है, सारी वस्तुएं जो भी ब्रह्मांड में हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो हमें क्या होती हैं, प्रकाश की मदद से हम उनको देखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अर्थात प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी वस्तुएं हैं उनको देखते हैं। इतनी बात सर क्लियर होती है। इसके बाद बात आती है दीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुओं की। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत सरल, बहुत सिंपल। दीप्त, दीप्त माने जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो माइंड में तुरंत बात क्लिक करेगी, क्या सर दीप्त वस्तुएं क्या सूर्य हो सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्या है, खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए जो सूर्य है वो कैसी वस्तु है, दीप्त वस्तु है। और क्या हो सकता है, तारे हो सकते हैं सर। और क्या हो सकता है, और आप दिमाग लगाइए कि क्या क्या वस्तुएं दीप्त वस्तुएं हो सकती हैं। दूसरा जो आता है प्रदीप्त वस्तुएं। ध्यान रहे, अगर फिजिक्स अच्छी करनी है, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये जो माइंड है इसका यूज आपको करना होगा। जितना दिमाग का यूज करेंगे, ये दिमाग उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न देगा। जैसे रुपया देते हैं ना किसी को, तो क्या होता है उसमें रिटर्न में ब्याज में रुपया मिलते हैं। इसी तरीके का दिमाग है, इसको जितना यूज करोगे, जितना शार्प बनाओगे, ये दिमाग उतनी ज्यादा आपको सारी चीजें प्रदान करेगा। अर्थात दिमाग का यूज हमें करना है, ये नहीं है इसमें भगवान ने हमें दे दिया वो तो रखा ही है, नहीं, इसका क्या करना है, हमें यूज करना है। बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुओं की। प्रदीप्त वस्तु में वे वस्तुएं होती हैं जस्ट इसका अपोजिट, कि जिनमें प्रकाश दूसरे की मदद से उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, क्वेश्चन पूछा जाएगा चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है कि दीप्त वस्तु है, तो आपको क्लिक करना होगा चंद्रमा कैसी वस्तु है, आपकी प्रदीप्त वस्तु है। दूसरी बात है, जो भी मेज है, कुर्सी है, ये सब कैसी वस्तुएं हैं, आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जिनके जो क्या होते हैं, दूसरों की मदद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, या कह सकते हैं दूसरे के माध्यम से दिखाई देती हैं। तो ये क्या है, आपका प्रदीप्त वस्तुएं हैं। बात करते हैं प्रकाश के गुण को। क्योंकि प्रकाश जान लिया क्या होता है, एनर्जी होती है, तो निश्चित है पहला गुण तो क्या हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी क्वालिटी क्या है प्रकाश की, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरी क्वालिटी जो बेहद इंपोर्टेंट निकल के आती है, वो ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया कि जो प्रकाश की चाल निर्वात में c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड वाला, वो पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको क्लिक करना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कुछ गुण हुए। चौथा गुण ये होता है कि जो प्रकाश होता है वो परावर्तन के नियम का पालन करता है। अर्थात इसके माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसी पर पड़ती है तो मार्ग में रिटर्न लॉ जाती है, तो प्रकाश क्या होता है, इसमें परावर्तन का नियम होता है, और इसके माध्यम से हम चीजों को देखते हैं। सबसे बेहतरीन पॉइंट जो प्रकाश होता है उसका गुण क्या है कि इसकी मदद से हम अपनी वस्तुओं को, जो आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको क्या करते हैं, देखते हैं। सर इतनी बातें क्लियर हो गई, दोनों टॉपिक्स क्लियर हैं बिल्कुल तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। चूंकि नाम ही है इसका प्रकाश के परावर्तन, तो निश्चित है यहां से चीजें आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगी। ये क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन, जी ये कहता है सर, इससे पहले प्रकाश के परावर्तन से पहले चलते हैं कहां पर, बैट बॉल खेलने। चिंटू गए बैट बॉल खेलने, ये रहे चिंटू। ये चिंटू हमारे फिजिक्स के कैरेक्टर रहेंगे, जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे इनको नहीं भूलेंगे, यही हमारे सारे किरदार निभाएंगे और हमें कराएंगे फिजिक्स। सर इसका स्माइल और कर दो, ये रहा, ठीक है। चिंटू गए कहां पर, बैट बॉल खेलने। चिंटू कर रहे हैं बैटिंग, सामने मिंटू गेंद फेंक रहे हैं। मिंटू ने जैसे ही गेंद फेंकी, गेंद क्या हुई, पिच पर गिरी, टप्पा खाया, रिटर्न हुई। चिंटू बॉल बैट लेके खड़े हुए थे वहां पर, जैसे ही बॉल आई चिंटू ने लगाया और वहां पर फोर्थ मार दिया, यानी कि बाउंड्री के पार चली गई। यहां से चिंटू के दिमाग में बात क्लिक ये की कि कोई वस्तु आती है, वो टकराती है, टकरा के रिटर्न लौटती है, तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। इसी नाम को हम क्या नाम दिया, परावर्तन। इस नाम को क्या नाम दिया, परावर्तन। मतलब कोई वस्तु टकराए, टकरा कर रिटर्न लौट जाए, इस घटना को कहते हैं परावर्तन। अब चूंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो निश्चित है इसमें किसकी बात हो रही होगी, प्रकाश की। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण, चूंकि प्रकाश की बात हो रही है तो निश्चित है किरण होगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ मतलब चिकना पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है, चिकना पृष्ठ हुआ, यहां से प्रकाश की किरण आई, अब आएगी तो टकराएगी, टकराएगी तो रिटर्न लौटेगी, ये लौट गई रिटर्न। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है और टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर, ओके सर, ये इतनी बात क्लियर हो गई।
इसके बाद बात ये आती है, सर आने वाली किरण का कुछ नाम होता है क्या, और जाने वाली किरण का कुछ नाम होता है? हाँ होता है, नामकरण करेंगे। ये वाली जो किरण होती है आने वाली, इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और टकराकर रिटर्न लौटने वाली किरण होती है परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। इतनी बातें क्लियर है। इसके बीच में हम खींचते हैं एक नॉर्मल। नॉर्मल जानते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये नॉर्मल खींच लिया। अब हमें यहाँ से बात क्लिक करते हैं, सर यहाँ पर बन रहे हैं दो एंगल, क्या दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सर। पहला एंगल बना सर ये नॉर्मल, ये मान लिया। नॉर्मल को अभिलंब भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये रहा सर अभिलंब, नॉर्मल। और आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है जिसको हम नाम देते हैं आई, और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है जिसको हम नाम देते हैं आर। ठीक, ये आई और आर तो बता दिए सर, इनका फॉर्म तो बता दो। बिल्कुल, आई होता है सर आपतन कोण और आर होता है परावर्तन कोण। आपतन और परावर्तन कोण की डेफिनेशन क्या बनती है? आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। जब भी प्रकाश का परावर्तन पूछा जाए, ये डायग्राम फटाक से लिख देना, एग्जामिनर तुरंत नंबर आपको दे देगा। और प्रकाश के परावर्तन की घटना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आती है और टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये डायग्राम उठा के बना देना, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। बात आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या कोई किरण आएगी और लौट जाएगी? इसके कोई नियम होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। इसके नियम होते हैं दो। कितने नियम? दो नियम। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या फिर पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में लिखिए। तो पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का? पहला नियम ये कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहां पर मिल रहे हैं? सर यहां मिल रहे हैं। ये क्या? एक पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब तल है, ठीक है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। क्या नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बड़ा सरल है सर। क्या? आई बराबर आर। मतलब ये कि जो आपतित किरण से बना हुआ कोण है जिसका नाम क्या है? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन का सेकंड लॉ है। क्लियर है यहां तक बात? चारों जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है दर्पण की। दर्पण के बारे में तो सर बहुत सुना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मिरर। रोज काम आता है। कब? जब सर स्कूल जाते हैं सुबह सुबह उठकर, बढ़िया सा चेहरा देखने के लिए जो हम एक यंत्र उठाते हैं, जो कैसा होता है? कांच का बना हुआ, जिसके पीछे कोई ना कोई कलर होता है और आगे से हमें अपना चेहरा बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, उसे ही तो कहते हैं दर्पण। ओके सर, बात समझ में आ गई। यानी कि कोई कांच के ऊपर कोई पेस्ट कर देंगे तो सामने का पृष्ठ बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ, जहां से क्या होगा? चीजें हमें दिखेंगी। तो इस तरीके का जो बना हुआ सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण होते हैं सर तीन प्रकार के, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहले बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण पे। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण, समतल और दर्पण मतलब प्लेन मिरर होना चाहिए, सीधा है कि नहीं, जो हम लोग सुबह सुबह यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, हाँ वही होता है समतल दर्पण। अर्थात एक कांच का पृष्ठ होगा जिसका समतल होगा और वो उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें हम? कलई कर दें या फिर पेस्ट कर दें कोई, तो वो दूसरा पृष्ठ कैसा बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इस तरीके का बना दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण। इसके बारे में दो बातें बेहद महत्वपूर्ण जो पूछेगा एग्जामिनर, वो क्या पूछेगा? पहला ये पूछेगा कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है, गौर से सुनना, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखना है हमें, यानी कि उस वस्तु को देखना है, मान के चलिए समतल दर्पण, इसके सामने इस वस्तु को हमें देखना है, तो ये जो समतल दर्पण हमने लगाया है इसकी ऊंचाई कितनी रखनी होगी? तो हमेशा याद रखना, जितने ऊंचाई का व्यक्ति है या जो भी वस्तु हमें देखनी है वो मान के चलिए 4 मीटर ऊंचाई का है, तो हमें दर्पण कम से कम कितना रखना होगा? 2 मीटर की ऊंचाई का, यानी कि आधा जो ऊंचाई है उसको हमें आधी रखनी होगी दर्पण को। यदि हमें क्या करना है? उस व्यक्ति का पूरा इमेज, पूरी प्रतिबिंब अगर हमें देखना है तो जो दर्पण की ऊंचाई है वो कैसी रखनी होगी? आधी रखनी होगी, तो वो हमें पूरा दिख जाएगा। दूसरा, समतल दर्पण के सामने अगर चिंटू दौड़ते हुए आ रहे हैं, अगर वी वेग से चिंटू दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो
आप उनके सामने जैसे ही दर्पण के सामने देखोगे चिंटू को दौड़ते हुए, अगर v वेग से आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम 2v वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं, अर्थात जो दौड़ने की स्पीड है वो दोगुनी दिखाई देती है। ये दोनों बातें समतल दर्पण के लिए याद रखना। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण बड़ा सरल, क्या करना है, एक कांच का खोखला गोला ले लिया, इसको क्या किया, काट दिया, ये सर काट दिया। कांच का खोखला गोला होगा तो निश्चित है यहां पर क्या होगा, इसका ध्रुव होगा C, और इसमें क्या करना है, एक साइड करना देना है पेस्ट। पेस्ट मतलब कलई, दूसरे साइड चेहरा भी तो देखना है कि नहीं? तो एक साइड कलई, दूसरे साइड चेहरा देखने के लिए क्या बनाएंगे, इसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो दर्पण बनता है इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अर्थात अगर बाहरी सतह पर क्या हो, कलई हो, और जो आंतरिक पृष्ठ हो वो कैसा हो, परावर्तक हो, तो इस तरीके का बना दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में बहुत सरल, ये एक दर्पण नहीं है, अभी एक कांच का खोखला गोला है, इसके अंदर करेंगे हम लोग कलई और इसका परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे बाहर का हो। ठीक है, मतलब यहां से आया ये रिटर्न लौट जाएगी, अंदर पृष्ठ ऐसा बनेगा तो ये इस तरीके से रिटर्न लौटेगी किरण। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में ये होता है कि अंदर का पृष्ठ हम लोग क्या करते हैं, इसमें कलई करते हैं और बाहर का पृष्ठ बनाते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहर का पृष्ठ हम लोग बनाते हैं क्या, कलई वाला, और अंदर का जो पृष्ठ होता है वो बनाते हैं हम लोग कैसा, परावर्तक पृष्ठ। ये हुए अवतल और उत्तल दर्पण, दोनों बातें क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हम लोग बात करेंगे वो है प्रतिबिंब की और प्रतिबिंबों के प्रकार। सर प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इमेज मतलब चेहरा। अब आप हो और आपका चेहरा है, ठीक है, मतलब आपको अपना चेहरा देखना है तो प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और एक आभासी बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी पॉइंट पर मिले, रियल में मिले, जब कोई प्रकाश की किरणें यानी कि दो किरणें किसी पॉइंट पर मिलती हैं वास्तव में, तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब जस्ट अपोजिट, जब दो कोई प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, कैसी हो, मिलती हुई प्रतीत हो, ऐसा लगे कि कहीं से आती हुई प्रतीत हो और किसी पॉइंट पर मिले, मतलब वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब। दोनों बातें क्लियर होंगी। ठीक, नेक्स्ट बात होती है प्रतिबिंब बनाने के नियम। सर प्रतिबिंब तो बता दिया आपने, अब प्रतिबिंब सर बनाएंगे कैसे, ये बात भी तो बता दो। ओके, चलते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियमों के बीच। प्रतिबिंब बनाने के आपके पास है नियम 3। कितने नियम? 3। अर्थात किरणों को 3 तरीके से आप भेज सकते हो, कोई भी 3 तरीके आप अपनाकर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हो। तीनों नियम बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग। पहला नियम ये कहता है, नियम जानने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं दर्पण के कुछ पॉइंट होते हैं उनका। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है ना, अवतल है ना उत्तल है। अभी इसको बनाएंगे हम, क्या करना होगा, कलई। ये कर दी कलई, ठीक है, ये कलई हो गई। कौन सा दर्पण तैयार? अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें अवतल दर्पण का जो पॉइंट, मिडिल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं P यानी कि ध्रुव। और ध्रुव यहां पर जिसका खोखला गोला होगा, जहां से कटा होगा, उसका जो केंद्र होगा उसको केंद्र बोलेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की दूरी, जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं F यानी कि फोकस। ये 3 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, देख लेने हैं, समझ लेने हैं। ठीक है ना। क्या होता है दर्पण? दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होगा उसे ध्रुव बोलेंगे। जिस खोखले गोले का जो भाग होता है उसका जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और P और C, P मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो बीच का मिडिल पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं फोकस F। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब भेजना है हमें किरणें। 3 तरीके से किरणें भेज सकते हैं। 3 नियम होते हैं किसी भी प्रतिबिंब को बनाने का। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, जब भी हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, ये क्या है, C और P को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ऐसे भेजना है क्या सर? ऑब्वियसली ऐसे ही भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर की बात हुई है, या फिर ऐसे भेजेंगे। अब दर्पण है, दर्पण पर जाकर ये क्या होगी, टकराएगी, परावर्तन के नियम से रिटर्न लौटेगी उसी मार्ग में, तो ये रिटर्न लौटती है। लेकिन लौटती कहां से, ये आपको पॉइंट नोट करना है। नोट ये करना है कि प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम यह है कि जब भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। क्लियर बात?
तो ये दूसरी वाली किरण मुखअक्ष के समांतर गई तो ये भी कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। इतनी बातें क्लियर है। पहला पॉइंट, जब भी किसी किरण को मुखअक्ष के समांतर भेजते हैं तो वो परावर्तित होकर हमेशा कहां से होकर जाती है, फोकस से होके जाती है। ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। बड़ा सरल है सर। अच्छा ठीक है, दूसरा नियम पे बात करते हैं। क्या है दूसरा नियम? भी बहुत सरल है। दूसरा नियम ये कहता है ये दर्पण की मुख्य अक्ष, ये उसका C, ये इसका F। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी भी किरण को फोकस से होकर गुजारेंगे तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अगर किरण को कहां से भेजें, फोकस से, तो वो मुख्य अक्ष की हमेशा समांतर हो जाती है परावर्तित होने के बाद। मतलब सर अगर ऐसा भेजें अगर कभी किरण F से तो यहां पर टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? दूसरे नियम ये उसका बिल्कुल रिवर्स गियर है। आगे डाला पीछे डाला, मुख्य अक्ष से समांतर भेजेंगे तो हमेशा परावर्तित होके फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से होकर भेजेंगे तो मुख्य अक्ष की हमेशा समांतर हो जाएगी। दोनों नियम क्लियर है? ठीक है। तीसरा नियम बड़ा सरल, बड़ा सिंपल। क्या है सर? बता तो जो जरा, सुन लो। दर्पण बन गया, ठीक है, ये उसका P हो गया फोकस, ये उसका C हो गया, ये उसका F हो गया। सर इसका भी यूज है कुछ? बिल्कुल है। भेज दो किरण, दर्पण से टकराएगी, C से होके जाएगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। प्रतिबिंब बनाने का थर्ड लॉ है। क्लियर? जब भी कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो हमेशा उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसे प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम कहते हैं। तीनों नियम हो गए? क्लियर है तीनों नियम? ठीक है। अभी नियम अगर क्लियर हो गए हैं तो ये वाला क्वेश्चन अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपको बनाना, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। 3 किरणों में से 2 किरणें आपको भेजनी है, जहां पर वो मिल जाए वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अपन लोग कुछ स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को अगर कहां पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। यहां से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना, ये बात कंफर्म है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की अपन लोगों को पढ़नी है 6 विधियां, मतलब 6 तरीके से प्रतिबिंब बनाना सीखना है। पहला तरीका क्या है? बड़ा सरल सर, ये अवतल दर्पण, ठीक, ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, मिडिल पॉइंट P, ये वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र P के बीच की पॉइंट F। पहली किरण, पहली जो वस्तु रखेंगे इस स्थिति में, इसको रखेंगे इन्फिनिटी पर, मतलब बहुत दूर रखी है वस्तु, इन्फिनिटी पर मतलब अनंत पर रखी है। तो अनंत पर रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिबिंब बनाना है। 2 किरणें भेज दो जो हमने बताई हैं। पहली किरण सर मुख्य अक्ष के समांतर भेज दे, बिल्कुल भेज दो। ये इन्फिनिटी पर रखी है, इन्फिनिटी से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकरा के हमेशा कहां से, फोकस से होकर जाएगी, चली गई। दूसरी किरण कहां भेजें सर? दूसरी किरण ऐसा करो, मुख्य अक्ष के समांतर फिर से भेज दो, बिल्कुल भेज दो। टकरा के कहां जाएगी? फोकस से होके जाएगी। पहला कहां पे मिल रही है दोनों पॉइंट? F पर। मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बताओ, दोनों किरणें कहां पे मिल रही? F पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर, क्योंकि प्रतिबिंब के बारे में अभी बताया था, जहां पर किरणें मिलती हैं टकराकर, जहां पर टकराकर किरणें मिलती हैं या परावर्तित होकर जहां पर किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। यानी कि अगर कभी भी वस्तु इन्फिनिटी पे हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनना है? F पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण के लिए इस तरीके से, ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका P, ये इसका C और ये इसका F। अब वस्तु को कहां रखें? ऐसा करो सर, इन्फिनिटी पे रखी थी तो और पास में लेता हो, लाओ इसको सर, लेना ले आए कहां पे? C, और ये इन्फिनिटी रहा, C और इन्फिनिटी के बीच में रख दी ये वस्तु, रखी। पहली किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होके जाएगी? फोकस से, भेज दी। दूसरी किरण कहां से भेज दें? आपकी इच्छा है, बताओ कहां से भेज दें? F से होके भेज दें, ठीक है सर, लो F से होकर भेज दिया। कहां से होके जाएगी सर? F से जब भी भेजते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो ये लो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कहां पे बना प्रतिबिंब? F और C के बीच में। यानी कि जब भी वस्तु कहां पे हो? इन्फिनिटी और C के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C और F के बीच में। ये पहली और ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है? ये अवतल दर्पण, ये रहा, ये इसकी मुख्य अक्ष ध्रुव, इसका वक्रता केंद्र C, मिडिल पॉइंट F, फोकस दूरी यानी कि फोकस। अब किरण को कहां रखना है सर? इन्फिनिटी पे रख दिया, इन्फिनिटी और C के बीच में रख दिया। अब C पर रखना है,
रख दो सी पर, ये रख दी सर सी पर वस्तु। पहली किरण वही मुख अक्ष के समांतर, कहाँ से होके जाएगी टकरा कर, एफ से भेज दी सर। दूसरी किरण फिर वही भेज दो सर, एफ से होके जाएगी तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, कर दो। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। कहने का ही मतलब है तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है सर, अगर सी पर रखी हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। इतनी बातें क्लियर है। चौथा पॉइंट, दर्पण कौन सा, अवतल, मुख अक्ष पी, ये सी, मिडिल पॉइंट एफ, इसका मिडिल पॉइंट हो गया एफ, फोकस। अब स्थिति कहां पे रखनी है वस्तु, सी और एफ के बीच में रख दो, सी और एफ के बीच में। देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक बात तो सर माइंड में क्लिक ये कर रही है हमारे कि अगर वस्तु यहां रखी थी प्रतिबिंब यहां बन रहा था, वस्तु थोड़ी पास में खिसकी प्रतिबिंब यहां खिसका, फिर वस्तु थोड़ी और खिसकी प्रतिबिंब थोड़ा और खिसका। अब प्रतिबिंब यहां पे आएगा तो निश्चित है प्रतिबिंब यहां पे बनने वाला है कुछ दूर की ओर। जैसे यहां रखी सी और एफ के बीच में रख दी, सी और एफ के, थोड़ा सा दर्पण बड़ा बना लें, लो बड़ा बन गया दर्पण, थोड़ा सा और बड़ा बना दो, लो बन गया। ठीक है ना। क्या करें, पहली किरण सर भेज दो मुख अक्ष के समांतर, ये रही ठा, कहां से होके जाएगी, फोकस से, ओके दोनों चली, एक किरण चली गई। दूसरी कहां से भेजें सर, ऐसा करो सर दूसरी भेज दो एफ से, ले लो, कहां से होके जाएगी सर, एफ से जाती है तो मुख अक्ष के समांतर होती है, लो कर दो मुख अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख अक्ष के समांतर होने वाली है, ये रही। अभी सी पर बना दो प्रतिबिंब, अब कहां बनेगा प्रतिबिंब, सी और एफ के, सॉरी इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा, यानी कि इन्फिनिटी ये रहा और सी ये रहा, क्योंकि प्रतिबिंब खिसकना है ना, सी पर बना था अभी, अब कहां बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में। इतनी बातें क्लियर हुई। चौथा पॉइंट, पांचवी स्थिति क्या बनेगी सर, अब तो क्या बता रहे हैं आप, अब तो हमें के समझ में आ गया। क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आएगा सर, पी यहाँ, सी यहाँ, एफ यहाँ, ओके। कहाँ रखनी है वस्तु, वस्तु रखनी है सर इन्फिनिटी, सॉरी एफ पर, ये रखी। अच्छा सर एफ इन्फिनिटी पे रखी तो एफ पे बने था, तो निश्चित है कि एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि वस्तु क्या हो रही, लेफ्ट साइड खिसक रही है। तो लो ये भेजी मुख अक्ष के समांतर, कहाँ से होके जाएगी, एफ से भेज दी। दूसरी कहाँ से भेजे, सी से भेज दो, लो सर टकरा कर रिटर्न लौटेगी कि नहीं लौटेगी, लो ये कहीं पर मिल रही क्या, नहीं मिल रही, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इन्फिनिटी पे। बहुत सरल है सर, एफ पे रखे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इन्फिनिटी पे। मतलब सर समझ में ये आ रहा हमें, ये पॉइंट अगर कभी हमसे पूछ ले कि अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, और एफ पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑलवेज इन्फिनिटी पे। इतनी बात क्लियर है, ओके। एक स्थिति और बनती है छठवीं, ये स्थिति में प्रतिबिंब बनता है आपका आभासी। कैसा, आभासी। आभासी मतलब सर, आभासी का मतलब सर प्रतिबिंब जो बनेगा उनमें जो रेखाएं होंगी यानी कि जो किरणें होंगी जहां पर मिलेंगी वो वास्तव में नहीं मिलेंगी क्या, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी। देखते हैं क्या होता है। ये पी, ए एफ और जे सी रखना है कहाँ, एक स्टेज रह गई एफ और पी के बीच में, मुख अक्ष के समांतर, कहाँ से होके जाएगी, एफ से भेज दिया। दूसरी कहाँ भेज दें सर, ऐसा करो सी से ही भेज दो, ओके ये रही सी से। ये पीछे को बढ़ाया, ऐसा लग रहा है अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे हम इस तरीके से तो ऐसा लग रहा कि जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी थी, यहाँ पे, यहाँ से आती हुई किरणें प्रतीत हो रही हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है आपका सीधा सा कि जो एक स्थिति है वो कौन सी है, एफ और पी के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, आभासी, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहां से किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जब भी आती हुई प्रतीत हो या कहीं पर क्या हो, मिलती हुई प्रतीत हो, तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। 6 स्थिति क्लियर होंगी। ये स्थिति इसमें से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में देखने को मिले, चाहे वो आपसे प्रतिबिंब पूछे बनाए। और ये आप इस तरीके से अगर याद कर ले तो मतलब अगर वस्तु यहां पर रखी है इन्फिनिटी पे तो एफ पर बन रहा था, थोड़ी पास में आए लेफ्ट साइड गया प्रतिबिंब, और राइट साइड गए तो और लेफ्ट में खिसका, और राइट साइड गए तो प्रतिबिंब और लेफ्ट में खिसका। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। याद क्या करना है सर, याद तो हो गया, मतलब राइट साइड जाए तो प्रतिबिंब लेफ्ट साइड जाएगा, बात खत्म हो गई। खिसकाते जाएंगे प्रतिबिंब आपके सामने नजर आते जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। प्रतिबिंब बन गए सर, उत्तल दर्पण से और बना दो प्रतिबिंब, ओके उत्तल दर्पण बना लो। उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब बनते हैं बस। कैसे सर, ये सर पी, ए एफ और ए सी रहेगा कि नहीं रहेगा, यहां से कटेगा अगर ये दर्पण तो इसी साइड तो एफ और सी होंगे। अच्छा
महत्वपूर्ण बात, काम की बात ये है कि सर ये बात बताओ हमें कि सारी जो वस्तुएं थी आपने हमेशा लेफ्ट में रखी तो राइट में नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। हमेशा याद रखना, दर्पण से प्रतिबिंब बनाए चाहे लेंस से प्रतिबिंब बनाए, हमेशा वस्तु कहाँ रखनी है आपको, लेफ्ट साइड में। कहाँ रखनी है, लेफ्ट साइड में। और जो भी किरणें आप भेजेंगे वो हमेशा कहाँ भेजेंगे, लेफ्ट साइड से भेजेंगे। ये बात अपने दिमाग में फिट रखना। ओके ठीक है, इतनी बात पर समझ में आ गई। अच्छा क्या तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी रहा, तो अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, एफ पर बनेगा, अभी तो बताया था आपने। तो यहां से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, टकरा के लौटेगी, जे गई। तो ऐसा नहीं लग रहा ये कहां से आ रही हो, एफ से। सेम इन्फिनिटी पे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकरा के रिटर्न लौटेगी, लेकिन लग ऐसा रहा कि कहां से आ रही हो ये किरण, ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रही हो, एफ से आ रही हो, लग रहा कि नहीं। तो यहां पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एफ पर बनेगा। वो भी कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। और आभासी और कैसे आकार का, बिंदु आकार का। इसमें भी बिंदु आकार का बन रहा था प्रतिबिंब। पूछेंगे कि इन्फिनिटी में वस्तु रखी हो तो जो वस्तु का आकार होता है वो कैसा होता है, तो आपको क्लिक करना होगा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति है सर और बता दो, क्योंकि दो ही स्थितियां बन सकती हैं इसकी। ओके देख लो, ये सर इसका दर्पण का P, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण अंदर है ना, कलई बाहर है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये P, ये सर F और ये आपका C, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति ये है कि प्रतिबिंब को कहाँ रखो, इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं पे भी रख दो, सेम स्टेज निकल के आएगी। पहला मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, कहाँ से, टकरा कर जाएगी, यहां से गई, ये रिटर्न होके लौट गई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहां से आ रही हो, एफ से। दूसरी कहां भेजें सर, सी से भेज दो, टकरा के रिटर्न लौटेगी। तो ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही हो आपकी, सी से आ रही हो, ठीक है ना। कैसा लगेगा कि सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे जाएगी ऐसे ही लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, पी और एफ के बीच में। कैसा होगा, आभासी। मतलब ये समझ में आ गई बात हमें क्या, कि अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। सर इतनी बातें तो क्लियर हो गई हमारी। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है चिन्हों का, कि दूरियां हमें किसमें लेना है। यहां पर हमेशा P रखते हैं, अगर दर्पण ये होगा तो यहां से दूरियां नापेंगे, अगर दर्पण ऐसा होगा तो जो भी दूरियां नापते हैं वो P से नापते हैं। मतलब सर P से जो हमने दूरियां नापे, यहां पर सर F होगा अवतल दर्पण के लिए, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए F होगा और यहाँ पर C होगा। कहने का ये मतलब है दर्पण अगर ऐसा रखा है तो जो लेफ्ट साइड की दूरियां होती हैं, जितनी भी लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव, राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव। सेम यहाँ पर राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव। तो आपको ये देखना है कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है उनमें दूरियां कैसे रखनी है, ठीक है ना। ये आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर जो भी वस्तु लेफ्ट में मिलेगी आपको तो वो नेगेटिव ले लेना, और राइट में अगर दिखे दूरी तो उसको पॉजिटिव वे में ले लेना। ध्यान रखना, P से जहां पर वस्तु रखी है, वहां जहां पर वस्तु ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है, U। P से जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि इमेज, उसकी वस्तु को बोलते हैं V। और P से लेके F तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी F। और P से जो आपका R होता है, यानी कि P से C तक की दूरी जो होती है वो होती है R। मतलब क्या सर, ध्रुव से ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु तक की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी U। P से इमेज यानी कि प्रतिबिंब तक, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी F से F या P से जो F तक की दूरी होगी उसको कहेंगे फोकस दूरी। और P से R तक की जो दूरी हो, सॉरी P से जो C तक की दूरी होगी वो आपकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या R। वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R। यही चार आपको जो दूरियां हैं वो देखनी है, इन्हीं को प्लस माइनस आपको देख के रखना है। और ऊपर की जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव, नीचे की जो दूरियां होंगी वो नेगेटिव आपको लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। बड़े सरल है, दो उपयोग याद कर लो। दो उपयोग आपसे पूछ सकते हैं कि अवतल दर्पण के दो उपयोग और जो उत्तल दर्पण है उसके भी दो उपयोग। पहला उपयोग तो बड़ा सरल है, पापा को दाढ़ी बनाते हुए देखा है क्या घर पे, बस
हजामत बनाने के लिए जो दर्पण यूज होता है, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण यूज होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। दूसरा, कभी बैठे हो स्विफ्ट डिजायर में, आगे की रात में घूमती हुई गाड़ी, आगे आती हुई कार, किससे देखेंगे? जो आगे दर्पण लगा है, दर्पण लगा है, ठीक है ना, हेडलाइटों में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। बात क्लियर है? पहला क्या लिखोगे आप? पहला ये लिखोगे कि पहला जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण का पहला उपयोग कहाँ करते हैं? पहला उपयोग कहाँ करेंगे? हजामत बनाने के लिए। दूसरा उपयोग हेडलाइटों में। तीसरा उपयोग जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो नाक या नाक भी कह सकते हैं, नाक, आँख, कान को जो देखने के लिए यूज करते हैं, टॉर्च, उसमें जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के दो उपयोग बड़े सरल। पहला उपयोग हेडलाइट्स, जो हम लोग ट्रक्स या गाड़ीज वगैरह होती हैं, जो ड्राइवर्स बैठे होते हैं उनके बगल में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। दूसरा जो उपयोग होता है इसका बड़ा सरल है, जो आपने देखा होगा रोड्स वगैरह में जब हम लोग देखते हैं तो वो लैंप्स वगैरह यूज करते हैं, रोडों पर जो लैंप में चेकिंग करने के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना, ये दोनों उपयोग बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों आप रिवाइज करके जाना, इसको वीडियो को देख के जाना, ठीक है ना, बार बार इसको देखना, आपको निश्चित ये चीजें देखने को मिलेंगी एग्जाम में। नेक्स्ट बात आती है एफ और आर में संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा, या तो शॉर्ट मिलेगा, या मल्टीप्लाई चॉइस मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा यहाँ से क्या सीधा एफ और आर में क्या संबंध होता है। ये संबंध बड़ा सरल है। एफ क्या होता है? फोकस दूरी, और ये क्या होता है? एफ बराबर आर अपॉन 2। आया कैसे देख लो जरा। एक दर्पण बना दे क्या? ये रहा दर्पण, कौन सा है? अवतल। ये सर पी रहा, ये सर एफ रहा इसका, और ये क्या रहा? सी। देख रहे हैं सी और पी के बीच की दूरी आर होती है वक्रता त्रिज्या, और एफ और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है एफ। ये देख रहे हैं एफ और एफ, 2f हुआ कि नहीं हुआ? एफ और एफ कितना हुआ? 2f, यानी कि जो आर होता है वो कैसा होता है? 2f होता है। या तो ये लिख लो या फिर ये। अब इसको लिखेंगे कैसे? कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आपको सीधा सा लिखना है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यहां से न्यूमेरिकल भी अगर बने, आर का मान कभी दे दे वो कि किसी भी दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है? 15 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रखकर फोकस दूरी वो आपसे पूछेगा तो उससे 2 से डिवाइड कर देना, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। चाहे एफ दे, आर पूछे या आर दे एफ पूछे, आप कुछ भी निकाल सकते हो इस दोनों फॉर्मूले के साथ। नेक्स्ट यहाँ से न्यूमेरिकल आपको देखने का मिलेगा। ये दर्पण फॉर्मूला होता है जिसका संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ से वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर वो वस्तु की दूरी देगा u, प्रतिबिंब की दूरी v देगा तो f पूछेगा, f देगा u देगा तो v पूछेगा, तो आपको इसको कैलकुलेशन करके आपको आराम से निकाल देना है। जहां f क्या है? फोकस दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रेखीय आवर्धन I, नहीं m से रिप्रेजेंट करते हैं रेखीय आवर्धन को। m बराबर फॉर्मूला होता है I/O दर्पण के लिए, या फिर इसको लिखते हैं -v/u। ठीक है, ये मतलब क्या है सर? ये मतलब ये है I मतलब देखो, I मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब, और O मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक है, मतलब ये कि जब भी आपसे पूछा जाए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, क्या पूछेगा? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, यानी कि m अगर आपसे पूछे वो, तो हमेशा लिख देना क्या? सीधा सा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। बस बात खत्म। और अगर यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा, ऑब्जेक्ट की लंबाई दे दे और इमेज की लंबाई दे दे, रेखीय आवर्धन पूछे तो आपको लिख देना है। ठीक है, सीधा आपके सामने आंसर। ध्यान ये रहे कि इस वाले में भी जो ध्यान ये रखना है कि जो u v f है उनको साइन के साथ लेना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो ये साइन का जो लफड़ा है इसको भी हम लोग लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि सर इनके जो दूरियां हैं उसको भी आप डिस्कस कर दो, तो मैं बड़े तरीके से, बड़े शानदार तरीके से आपके सामने लेके आऊंगा। इन दूरियों को प्लस में रखना है, माइनस में रखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है, इसके बारे में किसी को पता है क्या? माइंड क्लिक कर रहा है किसी का? संयुग्मी फोकस क्या होता है बोलो।
संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? मैं पानी पीता हूं जब तक आप करिए दिमाग लगाइए, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? जिसको भी आ रहा हो वो बता सकता है कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, आ गया, इसमें ये होता है कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इसका प्रतिबिंब यहां बने और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बने। किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे वस्तु पर यानी कि पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट का प्रतिबिंब पहले पॉइंट पर अगर बनता है तो इनको बोलते हैं क्या? संयुग्मी फोकस। यानी कि कहने का ये मतलब है जब एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी वस्तु पर बने और दूसरे वस्तु का प्रतिबिंब पहली वस्तु पर बने तो इस तरीके के जो फोकस होते हैं उनको बोलते हैं संयुग्मी फोकस। यहां पर आपका प्रकाश का परावर्तन का निपटारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सपोर्ट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है। एंड आशा और विश्वास दिलाता हूं कि इनमें से आपको निश्चित ही टॉपिक्स में से कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी पेपर में एज इट इज। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। आशा और उम्मीद करते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी को मजबूत कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।